वाह, क्या आईपीओ है। तो असली एक्शन तो आईपीओ बाजार में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन कार्यक्रम जो है आज थोड़ा सा लंबा हमारा चल सकता है, क्योंकि इसके बाद हम बजिंग स्टॉक्स पे बात करेंगे। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो आपके फ़ायदे के होंगे, और इसके बाद वो सेगमेंट होगा, और उसके बाद चुन चुन के वह हमारा खास सेगमेंट होगा। तो अभी जो है आप बने रहिए लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में। और आज आईपीओ बाज़ार में काफ़ी अच्छी हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हाल फिलहाल की लिस्टिंग हुई है और जिस तरीके से अभी जो आईपीओस खुले हुए हैं उनके सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। और हमारे साथ आज एक खास मैनेजमेंट भी जुड़ रही है ओरिएंट टेक की, और कल से ये आईपीओ खुला हुआ है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी मैनेजमेंट से भी विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी भी जुड़ चुके हैं, अजय सावंत जी। अजय सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आईपीओ के लिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। जी जी, तो आपसे सवाल पूछें सर कुछ एक, उससे पहले ज़रा शौर्य से समझ लेते हैं कि जो हमारे दर्शकों को बता दें कि आप किस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं और किस तरह का बिजनेस मॉडल है, क्या आपका इशू प्राइस है, किस तरह के निवेशक उसमें अप्लाई कर सकते हैं। शौर्य बताइए। जी चलिए, सबसे पहले ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ डिटेल से स्टार्ट करते हैं। 21 अगस्त को खुला था, 23 अगस्त तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है इसका 195 से लेकर 206 का। कंपनी 214 करोड़ जुटा रही है, जिसमें से फ्रेश इशू है 120 करोड़ रुपीज़ का। सब्सक्रिप्शन की बात करें, अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आज जो है अभी आधा दिन हुआ है और अभी 13.29 टाइम्स कंपनी सब्सक्राइब हो चुकी है। ग्रे मार्केट में एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है। एक दो दिन पहले तक ग्रे मार्केट 14% चल रहा था, लेकिन अभी 34% के आसपास का ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है। कंपनी का बिजनेस आईटी सर्विसेज से रिलेटेड है, जिसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड मैनेजमेंट और डेटा मैनेजमेंट की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। चलिए, तो ये तो रहे बेसिक फंडामेंटल्स की, जहाँ पर क्या कुछ कंपनी कर रही है, क्या इस समय ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है। लेकिन सावंत साहब से समझते हैं। सावंत सर, आज बड़ा एक, जब हम लोग कार्यक्रम अभी ये वाला सेगमेंट शुरू कर रहे थे, एक हमारे दर्शक है, उनका नाम मिस हो गया मुझसे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत तेज़ी से सवाल आते हैं। एक दर्शक ने लिखा कि सर आपके साथ मैनेजमेंट जुड़ने वाली है, उनसे बोलिए कि अब 13 गुना सब्सक्राइब हो गया, किस तरीके से अप्लाई करें कि हमको आईपीओ में शेयर मिल जाए। तो ये खैर, तो इस तरह के भी सवाल दर्शक हैं, पूछते रहते हैं। लेकिन पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे सर कि आईटी क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां कामकाज कर रही हैं, आप किस तरह की सेवाएं आईटी क्षेत्र के अंदर दे रहे हैं, वो जरा हमारे जो दर्शक हैं उनको समझाइए। हमारी कंपनी की शुरुआत जो हुई थी 1997 के साथ, आज तक अगर आप देखा जाएगा तो 27 साल से हम ये आईटी सेवा में व्यस्त है। ज़्यादातर हमारे जो कस्टमर्स है बीएफएसआई, गवर्नमेंट एंड पीएसयू, कम्युनिकेशन एंड आईटीएस सेक्टर में से होते हैं। फार्मा एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में से भी बहुत सारे कस्टमर जुड़े हुए हैं। हमारी 3 लाइन ऑफ बिजनेसेस है। पहला लाइन ऑफ बिजनेस होता है जिसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। सो ऑल द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, जिसमें हमारे 2 समभाग है। जैसे कि एक होता है एंड यूजर कंप्यूटिंग और दूसरा होता है डेटा सेंटर सॉल्यूशंस। ये दूसरा एलओबी जो है, जो पहले एलओबी की पूरी पूरी सेवाएं करती है। सो जिसको हम लोग मल्टी वेंडर सपोर्ट बोलते हैं, या आईटी एफएमएस बोलते हैं, मैनेज सर्विसेज बोलते हैं, या हम लोग उसको सस्टेनेबल सर्विसेज जो बोलते हैं। सो राइट फ्रॉम डे 0 ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट टिल द कंप्लीट रिटायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, हम लोग पूरी की पूरी सेवाएं कस्टमर्स को देते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। सो वो सेवाएं हम लोग करते हैं। थर्ड लाइन ऑफ बिजनेस जो हमारा है वो क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट है, जहां हम लोग कस्टमर्स को ऑन प्रीमाइज नहीं बट कि क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो हम लोग कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, विच वी कॉल्ड इट एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सिमिलरली जो एप्लीकेशंस होते हैं वो भी हम लोग क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं, जिसको हम लोग करते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो हर एक तरह की सुविधाएं हम कस्टमर्स को देते हैं अंडर द आईटी अम्ब्रेला। जी तो चलिए, आजकल जैसे हम देख रहे हैं पूरे आईटी क्षेत्र में और ट्रेडिशनली भी जेन एआई काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं। अब नॉर्मल कंपनी के लिए जेन एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते हैं, लेकिन आप तो जो सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ तो सीधा प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो आप उस तरह से जेन एआई को कैसे यूज़ करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स और आसानी से यूज़ करे जा सके, जिससे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सके, और साथ साथ क्या आप अपने खुद के ऑपरेशंस में भी उसका यूज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए? So Gen AI is a new buzzword in IT industry. Okay,
जिसका आजकल हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कारण की वजह से हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सारे पोर्टल पे आपने बॉट्स देखे होंगे। नाउ बॉट्स, चैट जीपीटी, दे आर स्मॉलर फॉर्म ऑफ अ जेन एआई। ओके, और यही जेन एआई अगर आप बड़े पैमाने पे यूज करोगे देन उसमें बहुत सारी सुविधाएं यूज होती है। जैसे कि आपका जो कॉल सेंटर होता है वहां आप जेन एआई का यूज कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोग अपने अपने बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस बनाते हैं, और डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस मॉडल वी कैन यूटिलाइज दिस जेन एआई इन दिस टेक्नोलॉजी। जी तो चलिए, अगर हम आपके बिजनेस की बात कर रहे हो, मोस्टली इंडिया में ही कंसंट्रेटेड है, और इंडिया में देख रहे हैं पूरा डिजिटाइजेशन हो रहा है, चाहे सरकार कर रही है चाहे गवर्नमेंट्स पीएसयूज। तो आपको क्या डिजिटाइजेशन के अलावा कोई और ग्रोथ ट्रिगर नजर आ रहा है अपने रेवेन्यूज के लिए, या फिर मेन उसी के थ्रू आप फायदा उठाना चाह रहे हैं? So India is a growing market. सब जानते हैं कि इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अगर आप देखो कि बहुत सारी आईटी कंपनीज है इंडिया के बाहर सर्विसेज देना पसंद करती है, बट हम लोगों ने अपना मार्केट प्लेस सिर्फ इंडिया चुना हुआ है। अगर देखोगे कि इंडिया में भी बहुत सारी ग्रोथ हो रही है, और हमारी जैसी कंपनी अगर इंडियन कस्टमर्स के साथ जुड़ी रहे तो बहुत सारा बिजनेस हम लोग इंडिया में ही जमा कर सकते हैं, ऐसे हम बिलीव करते हैं। इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं जहां मार्जिन ज्यादा मिल सकता है, बट इंडिया में अगर करेंगे तो अपना देश की सेवा करने का जो आनंद है वो भी अलग ही है। बहुत सही सर। लेकिन सर मेरा सवाल अगला यही था कि आपकी आय का सबसे ज़्यादा हिस्सा वो भारत से ही आता है, और हम ज़्यादातर भारतीय जो कंपनियां हैं आईटी, वो 80% आय 70% आय उनकी जो है वो बाहर से आती है। तो क्या भविष्य में इस तरह का एक्सपेंशन प्लान है आपका कि आप भी अपने एक्सपोर्ट को थोड़ा बढ़ाएं, या बाकी जगहों से रेवेन्यू थोड़ा सा और ज़्यादा लेकर के आएँ, या अभी पूरा फोकस वो इंडियन मार्केट पे ही रहेगा? अगले 2 साल तक तो पूरा फोकस हम लोग इंडिया मार्केट में ही करेंगे, ठीक उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। जी। एक सवाल सर, बहुत हमारे ही दर्शक हैं वो मतलब दर्शक क्या, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना कि थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेकर के थोड़ा सा लोगों के मन में है कि थोड़ा और सस्ता होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? हालांकि मुझे पता है कि आपकी कोई टिप्पणी विशेष होगी नहीं, लेकिन फिर भी। सर ये दिल मांगे मोर। ओहो, बहुत शानदार। So buyer always wants to buy it at a lower price and seller always wants to sell it at a higher price. चलिए सर, ये आपकी मुस्कुराहट ऐसे ही बनी रहे सर, और आपके निवेशक भी ऐसे ही मुस्कुराएं जब उनको लिस्टिंग के दिन काफ़ी अच्छा मुनाफा हो। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑलरेडी आपके आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और ऐसे ही अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बनाए रखिए और खूब ज़्यादा मुनाफा कमाइए सर। थैंक यू। Thanks for inviting me on this show. थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा चलते हैं सर संतोष जी के पास, और संतोष जी से पूछते हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजी का आईपीओ उनको कैसा लग रहा है, प्राइस बैंड से लेकर के कंपनी के फंडामेंटल तक। लेकिन उनके पास जाएं उससे पहले देख लेते हैं ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं। स्टॉक बॉक्स का कहना यह है सब्सक्राइब कीजिए, आनंद राठी से रिसर्च कह रहा है सब्सक्राइब कीजिए, अरिहंत कैपिटल का मानना है सब्सक्राइब कीजिए लंबी अवधि के लिए, लेकिन स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि सब्सक्राइब कीजिए लेकिन कॉशन के साथ। अब चलते हैं संतोष जी के पास। संतोष जी, क्या आपको टिप्पणी करनी है? मैनेजमेंट की बातों को सुना आपने, और उसके बाद क्या निर्णय लिया आपने? देखिए, मुझे तो जैसे आपने किसी ने कहा ना आपने कि मतलब सब्सक्राइब विथ कॉशन, कॉशन ओनली फॉर वन रीजन इज दैट इज वैल्यूएशन। और हम हमेशा ये बात करते हैं कि वैल्यूएशन, आप किस वैल्यू पे शेयर्स ले रहे हो, हम जो जिस वैल्यू पे लेंगे क्या हम उसको आगे भी भेज पाएंगे। क्योंकि अगर नंबर्स के लिहाज से देखेंगे विपुल जी, तो इसमें जो इनके रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लास्ट के 2-3 सालों में गिर रहे हैं थोड़े। इनके टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिली है, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें मोमेंटम थोड़े डाउन हुए हैं। डिस्पाइट दिस वैल्यूएशन इज क्वाइट हाई। तो ये तो एक कंसर्न है, तो मुझे लगता है कि कॉशन इज द वन वर्ड आई थिंक टू गो विथ। तो कॉशन तो रहेगा, लेकिन अब जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया उनके लिए क्या सलाह रहेगी? और जो लोग अभी भी घात लगाए बैठे हुए हैं और आपको सुन रहे हैं कि पैसा लगाएं या ना लगाएं, पैसा लगाएं तो लिस्टिंग के लिए लगाएं या फिर लंबी अवधि के लिए लगाएं, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम तो दिखाई दे रहा है, और अभी हाल फिलहाल में जितनी लिस्टिंग देखने को मिली है उसको देखते हुए क्या ये मोमेंटम को चेस करने की कोशिश होनी चाहिए?
देखिए, आप मोमेंटम चेंज करें लेकिन रिस्क भी उतना ही कैरी करते हैं आप। तो जैसे कि अभी ओला ने लिस्ट किया, जी। कंपनी लॉस में थी, लॉस वाइडन हुए डिस्पाइट की लिस्टिंग के बाद शेयर डबल हो गया। तो मार्केट आउटकम या प्राइस आउटकम इज डिफरेंट देन व्हाट एक्चुअली जो है उनके नंबर्स हैं। तो नंबर्स का जो परसेप्शन है वो अगर देखेंगे गोइंग बाय दैट रूल, तो बहुत सारी कंपनियों जहाँ नंबर अच्छे नहीं हैं, बट एक एक जो है लोगों के अंदर ऐसी भावना है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम, तो जी। वो अलग चीज है। लेकिन हम लोग जो जब भी किसी भी कंपनी को देखते हैं तो कैश फ्लो इज द वन विच वी लुक एट, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, प्लस ग्रोथ मिल रही है मुझे क्या, रीजनेबली वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो ये दोनों चीजों को आंकना बहुत जरूरी है। और उस आंकने में ऐसा लग रहा है कि इस पे काफी ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, इसीलिए कॉशन की एडवाइस है, चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। आपने उदाहरण जो है ओला का दिया, और जब से ओला लिस्ट हुआ है और आज तक मतलब हर रोज़ जो है लोग ट्रोल कर रहे हैं जो कमेंट के माध्यम से कि आप लोगों की वजह से 1 लाख का नुकसान हो गया, कोई कह रहा 50,000 का नुकसान हो गया, आप लोगों ने आईपीओ में मुझे अप्लाई करना था, आप लोगों की वजह से अप्लाई नहीं किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने जल्दी निकल गए, हमको जो है वो उस पैसे डबल हो गए, आप लोग जो है गलत एडवाइस देते हैं। तो इतनी ज़्यादा जो है टिप्पणियाँ लगातार आ रही हैं, और लोग जो है एक सिर्फ उसकी वजह से मतलब सिर्फ एक शेयर की वजह से लोगों की नाराज़गी जो है वो झेलनी पड़ रही है। तो ये है लोगों के अपने हैं और अपनी अपनी नाराज़गी समय समय पर जो है वो जाहिर करते रहते हैं। शौर्य, कल के जो लिस्टिंग हुई है उस पर क्या जरा माफ़ कीजिएगा, कल जो आईपीओ बंद हुआ है और वहाँ पर क्या कुछ आंकड़े देखने को मिले हैं? जी, कल जो आईपीओ बंद हुआ है इंटर आर्क बिल्डिंग का, उसमें ऐसा नजर आ रहा है कि शायद रिटेलर्स को बिजनेस इतना ज़्यादा समझ नहीं आया है, क्योंकि बाकी कंपैरिजन में काफ़ी कम सब्सक्राइब हुआ है रिटेल का कोटा। टोटल 93 टाइम्स, एम्प्लॉय 25 टाइम्स, रिटेल 19.46 टाइम, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स लगभग 200 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया है 197.2 टाइम्स, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 130 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए नजर आया। ग्रे मार्केट में नजर डालें तो अभी 40% से ज़्यादा ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुल कितना सब्सक्राइब हुआ है? कुल हुआ है 93 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और 19 गुना जो है रिटेल हिस्सा सब्सक्राइब हो गया है। मुझे लग रहा है कि मतलब चूंकि हाल फिलहाल की लिस्टिंग काफ़ी अच्छी रही है, आप इस वजह से कह रहे हैं, वरना 19 गुना सब्सक्राइब होने के बाद ख़राब तो नहीं कहेंगे। हाँ, ये कहिए कि बाकी जितना सब्सक्राइब कर रहे हैं रिटेलर्स ने उतना सब्सक्राइब नहीं किया है। 19 गुना सब्सक्राइब है, ठीक है। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रहा है सब्सक्राइब कीजिए, आनंद राठी कह रहा है कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब कीजिए, एसबीआई सिक्योरिटीज़ कह रहा है सब्सक्राइब कीजिए, रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रहा है सब्सक्राइब कीजिए। अब जो ये जो 19 गुना सब्सक्राइब हुआ है, उनमें से जिन लोगों ने पैसे लगा दिए हैं सर, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? लिस्टिंग के दिन लिस्टिंग गेन मिलेगा क्या? दूसरा, लिस्टिंग लेकर के निकल जाएं, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, आपकी ओपिनियन क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो वैल्यूएशन ठीक थे कंपनी के, और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स हैं, बहुत बार देखेंगे आप मॉल्स में जाते हैं तो जो सीलिंग है जिसमें डिज़ाइन सीलिंग्स होती हैं उस चीज़ का काम करती है कंपनी। और कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक था वो 1 ईयर कह लें कि रेवेन्यू के आसपास का था, और एबिटा मार्जिन 9.9% के आसपास और 6.7% के आसपास की इनकी पैट मार्जिन थी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो लिस्टिंग गेन है अगर उतना मिलता है तो आई थिंक यूर वेल ऑफ, तो वहाँ पर एक बार प्रॉफिट आपको बुक करनी चाहिए। ठीक है, लिस्टिंग गेन जहाँ मिलता है तो वहाँ पर प्रॉफिट एक बार के लिए बुक करना चाहिए। ये आप लोगों के लिए सलाह इंटरआर्क आईपीओ में निकल करके आती हुई। और यहाँ पर अब और भी कोई आईपीओ है एसएमई क्षेत्र के, कुछ कहना चाहेंगे आप? सॉरी जी, एसएमई क्षेत्र में 2 आईपीओ डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, जिसमें अगर साइज की बात करें छोटा ही है, 11.99 करोड़ का, मतलब 12 करोड़ के आसपास का आईपीओ साइज है। 22 अगस्त को खुला है, यानी आज 26 अगस्त तक खुला रहेगा। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 6 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 68% से ज़्यादा का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी कंपनी है आइडियल टेक्नोप्लास्ट। आइडियल टेक्नोप्लास्ट की बात करें, इसका साइज है 16 करोड़ का, ये 21 अगस्त को खुला था, 23 अगस्त तक खुला रहेगा। इसमें अगर हम सब्सक्रिप्शन को देखें तो अभी 8.87 टाइम सब्सक्राइब हो गया है, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 12% का प्रीमियम मिल रहा है। सर, इन दोनों में से किसी को आपने देखा हो तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें मैंने तो दोनों को थोड़ा बहुत देखा अभी, क्योंकि ये शायद ये नेक्स्ट वीक जो है ये आने वाले हैं। एक तो शायद कल ही, एक आइडियल तो शायद कल ही होगा। इसका जो है 23 तारीख का है।
इसमें मुझे लग रहा है कि आपको जितने भी पैकेजिंग के कंपनियां हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया, और कंपनी पैकेजिंग में ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया है पैकेजिंग वाली इंडस्ट्री ने, और उसी के कारण आप देखें कि यहाँ पर इनको प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे इनके वेटेड पी तो काफ़ी कम दिख रहा है, मतलब 5.2 पे है पी, जो वेटेड के हिसाब से, मतलब हम अगर 3 साल का वेट निकाल लें जो कि इनके आरएसपी में रहता है उसके हिसाब से, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर के पी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, 55 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे है। लेकिन एबिटा और एबिटा मार्जिन अच्छी है। ओवरऑल एक्चुअली सेक्टरल आउटलुक ज़्यादा उतना अच्छा नहीं, जिसके कारण कि इनको प्रीमियम नहीं मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बेसिकली आपको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं बिथिन बोस जी, कह रहे हैं सर नमस्कार विपुल जी और संतोष जी, सरस्वती साड़ी का आईपीओ मिला है, 50% प्रॉफिट बुक कर लिया है, बाकी होल्ड करें या सेल कर दूं। अब आज भैया बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं सरस्वती साड़ी को लेकर के, क्योंकि सरस्वती साड़ी में लग गया 5% का लोअर सर्किट। 160 रुपये का इशू प्राइस था, 200 के आसपास लिस्टिंग हुई, और अब जो है जिन लोगों ने ऊपर लिया हुआ है काफ़ी लोग नुकसान में हैं। कुछ सवाल हम देख रहे थे 2-4 आ चुके हैं, और इनके लिए क्या करना चाहिए? ये तो अभी प्रॉफिट में ही है, 20-25 रुपये यहाँ भी मिल रहे हैं, क्या थोड़ा वेट करना चाहिए या फिर ये लोअर सर्किट आगे भी कुछ दिनों तक बढ़ सकता है सर? देखिए, अब मार्केट में कैसे कैसी चीज़ों को लाइक किया जाता है, कैसे चीज़ों को, ये कंपनी पैसे कमा रही थी, बट केवल एक ही चीज़ इशू था इसमें कि ये जो कि होलसेलर हैं साड़ी के, और महाराष्ट्र के जो है लिमिटेड जगह पे हैं, और जो है कंपनी वैल्यूएशन एकदम रिजनेबल ही था, डेट भी काफ़ी कम थी कंपनी के बुक्स पर। अगर देखें एबिटा मार्जिन कम होती है, क्योंकि होलसेलर बिजनेस में आप एबिटा कम रखते हो, सो 6.7 के आसपास एबिटा थी, पैट मार्जिन तकरीबन 4.8 था, और कंपनी को तवज्जो नहीं दी गई। ओवरऑल मतलब ये बिजनेस एज सच बहुत ज़्यादा एल्योर नहीं करता है, क्योंकि आप एक ट्रेडिंग बिजनेस में हो, और ट्रेडिंग बिजनेस ओवरऑल बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं देता है जब तक कि आपका स्केल बहुत ज़्यादा हाई हो, और वो बहुत ज़्यादा नियर टर्म में दिखता नहीं है। इसलिए लास्ट टाइम मैंने बात किया था कि हो सकता है कि मैक्सिमम आपको 30-40 रुपए की गेन मिले, लेकिन अचानक से जो है इसमें सेलिंग प्रेशर है, शायद जो लोगों को मिला होगा निकलना चाह रहे हैं, तो जितने जल्दी हो निकलने ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, तो ये राय आप लोगों के लिए सरस्वती साड़ी में जो लोगों ने निवेश किया उनके लिए निकल करके आती हुई। इसी के साथ वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।